हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, तुजु दर्रा किसको जोड़ता है? तो तुजु दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। अगर तुजु दर्रे की बात करें तो तुजु दर्रा कहाँ स्थित है? तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है और मणिपुर एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मणिपुर एवं म्यांमार की सीमा पर यह स्थित है और तुजु दर्रा जो है वो म्यांमार के जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोंकण रेल परियोजना कब आरंभ हुई? कोंकण रेल परियोजना कब आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई आपकी जुलाई 1990 में। अगर बात करें कोंकण रेल परियोजना की तो ये भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है। यह जुलाई 1990 में प्रारंभ हुई और यह 4 राज्यों में यह विस्तृत है। कौन कौन से ये राज्य हैं? तो ये राज्य हैं MK, आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, MKGK है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। कौन कौन से 4 राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो यह 4 राज्य में विस्तृत है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है पणजी में। इसका मुख्यालय है पणजी में। अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक स्थान है रोहा और केरल में एक स्थान है मंगलूर, है ना। तो ये रोहा से मंगलूर तक फैली हुई है ना। रोहा से मंगलूर तक यह परियोजना विस्तृत है ना। तो इतना आपको याद रखना है। और यह कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर होगा यह पश्चिमी घाट में स्थित है ना। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण में स्थित, भारत के जो दक्षिणी हिस्सा है उसके पश्चिम में स्थित है पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी तट पर है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य ने देश का पहला गाय अभयारण्य स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है, वो जिला कौन सा है? वो जिला है शाजापुर जिला। शाजापुर जिला, है ना। शाजापुर जिला में गांव है, वो है सलारिया गांव। तो यहीं आपका पहला गाय अभयारण्य स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है? क्योंकि अभी गौवंश क्योंकि उसकी नस्ल अब ज़्यादा नहीं है ना, बहुत समाप्त होते जा रहे हैं। तो इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला के सलारिया गांव में यह अभयारण्य स्थापित किया गया है। और इस अभयारण्य की बात करें तो यह अभयारण्य एरिया कितना है? तो इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 472 हेक्टेयर। यहाँ लगभग 6000 गायों के रहने की व्यवस्था है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है गंगा। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। वैसे तो ब्रह्मपुत्र है सबसे लंबी नदी, लेकिन इसका उद्गम भारत में नहीं है। इसी कारण इसे भारत की नदी नहीं कहा जाता। यह चीन के तिब्बत के पठार से निकलती है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। जबकि गंगा जो है वह उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा, है ना। भागीरथी और अलकनंदा 2 धाराओं के मिलने से हुआ है ना। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो यमुना है ना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपको इतना याद रखना है।
चलिए मैं आपको मैप के सहारे ही बता देता हूँ। ये है गंगा, है ना, इसका उद्गम उत्तराखंड में से हुआ है ना, चूँकि हिमालय से आता है लेकिन ये नदी, लेकिन इसका उद्गम उत्तराखंड से माना जाता है। गंगा का निर्माण 2 धाराओं से मिलने से हुआ है, एक तो भागीरथी और अलकनंदा, है ना। तो ये 5 राज्यों से होकर जाती है। ये जाती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर जाते हैं ये बिहार, और बिहार जाते हुए ये हल्का से झारखंड भी टच करती है, और यह पश्चिम बंगाल में चली जाती है ना, पश्चिम बंगाल। और इधर ये हुगली नदी है, कोलकाता इसी के ये जब इधर नीचे तरफ गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में, तो इसे हुगली नदी कहा जाता है। इसे के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, ठीक है, कोलकाता बसा हुआ है ना हुगली नदी के किनारे। और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है ना। तो 5 राज्यों से होकर जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन से राज्य में है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम झारखंड में, है ना। सबसे कम विस्तृत झारखंड में और सबसे ज़्यादा विस्तृत उत्तर प्रदेश में। तो आपको इतना याद रखना है ना। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डेमम। कार्डेमम को हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी कहते हैं हम? इलायची पहाड़ी भी हम कहते हैं। यह पश्चिमी घाट में स्थित है ना। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, दक्षिणतम हिस्सा है ये पश्चिमी घाट का, कार्डेमम पहाड़ी। और यहाँ मसालों का उत्पादन व्यापक तौर पर किया जाता है ना। तो आपको इतना याद रखना है ना। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जैसे कि मैं आपको चित्र के सहारे समझाना चाहूँगा। यह भारत है ना, भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। यह श्रीलंका है ना। तो ये तमिलनाडु, यहाँ पर है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित है ना। उत्तरी भाग के बीच में स्थित है पाक जलडमरू मध्य। इसे पाक जल संधि भी कहा जाता है। मतलब जो 2 सागर को जोड़ती है ना, 2 धाराओं को जोड़ती है, उसको बोलते हैं हम जल संधि, है ना। तो इधर है आपका मन्नार की खाड़ी, है ना, मन्नार की खाड़ी। और इधर है आपका पाक की खाड़ी, है ना। इधर है आपका पाक की खाड़ी, है ना। तो इधर है मन्नार की खाड़ी और इधर है पाक की खाड़ी। तो इन दोनों खाड़ियों को ये पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है ना। इसके या हम ये भी बोल सकते हैं कि इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को ये जोड़ती है, हम ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसी पाक जलडमरू मध्य में ही आपका राम सेतु स्थित है ना। तो ये याद रखना है कि राम सेतु कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य में, है ना। तो आपको इतना याद रखना है। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये सभी चीज़ें नोट कीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से, है ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो भारत का सबसे बड़ा भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो अधिकतम सीमाओं को छूता है, अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस सर्वाधिक जनसंख्या, है ना, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है ना उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाओं को यह टच करती है ना। ये होगा उत्तर प्रदेश, है ना, ये हो गया यूपी। तो कौन कौन से राज्य को छूता है? ये उत्तराखंड हो गया, है ना, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, है ना। तो ये 9 राज्य की ये सीमा को यह टच करती है, 9 राज्य की सीमा को यह टच करती है ना, है ना। और एक राजस्थान, है ना, हम इसको भूल रहे थे। तो कौन कौन से वो 9 राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP, CG और झारखंड और बिहार, है ना। तो आपको इतना याद रखना है ना। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम सोया राज्य भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को हम सोया राज्य भी कहते हैं, है ना। तो सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे बड़ा उत्पादन यहीं होता है ना। और अगर हम बात करें दलहन की, तो दलहन में भी ये सबसे ज़्यादा अग्रणी है। दलहन मतलब जितने भी दालें हैं वो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है, और तिलहन उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान है ना। चूँकि दलहन और तिलहन दोनों में सोयाबीन दोनों के अंतर्गत आता है। सोयाबीन से दाल भी बनाई जाती है और तेल भी बनाया जाता है, तो दलहन और तिलहन दोनों में आता है सोयाबीन, है ना। तो आपको ये याद रखना है। और अगर सोयाबीन की बात करें तो ये प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है ना। प्रोटीन का ये सबसे बड़ा सोर्स है, क्या? सोयाबीन, है ना। अगर प्रोटीन की बात करें तो इसमें लगभग 45% प्रोटीन पाया जाता है, 45% प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, 20% तेल, है ना। तो सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है ना। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं ना। तो अगर बात करें तो ये यहाँ वर्षा कितना होता है? वर्षा होता है यहाँ पे 120 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ, है ना। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो सैगोन, शीशम, शाल और आंवला, है ना। तो ये सभी वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में अंतर्गत पाया जाता है ना, शामिल है मतलब। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो मतलब सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों का अधिकतम क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो ये है आपका सिक्किम, है ना। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली को ही हम, और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ना। मतलब ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहा जाता है? जब किसी चीज़ का अवशेष बचा रह जाए, मतलब जिसका अवशेष रह जाए उसे हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। और हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत, मतलब इसका निर्माण अभी भी हो रहा है ना। इसका निर्माण अभी भी हो रहा है, इसी कारण हम इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। जबकि अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, पुराना पर्वत। जब किसी चीज़ का अवशेष बचा रह जाए तो हम उसे अवशिष्ट कहते हैं। कभी अरावली भी हिमालय की तरह ऊंचा हुआ करता था, बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज ये अवशिष्ट पर्वत बनकर रह गया है ना। हिमालय भी आज से लाखों करोड़ों साल बाद अवशिष्ट पर्वत बन जाएगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अवशिष्ट पर्वत और क्या है और नवीन वलित पर्वत क्या है ना। तो अब हम चलते हैं अब आगे की ओर, है ना। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है आपका कटक।
जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो अगर बात करें कोयला की, तो कोयला से तो प्रदूषण होता ही है, परमाणु ईंधन से भी प्रदूषण होता है, पेट्रोल से तो होता ही है, सभी जानते हैं। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, इससे प्रदूषण नहीं होता। यह ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है ना। यह ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। नवीनीकृत ऊर्जा किसे कहते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? जो कभी समाप्त नहीं होती, उसको हम नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है ना। और नवीनीकृत ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आ जाएंगे? बहुत सारी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकार के अनुसार सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा क्रम है? तो आकार के अनुसार पृथ्वी का क्रम जो है वो है आपका 5वां, है ना। 5वां क्रम में पृथ्वी है ना। तो अगर बात करें सबसे छोटे ग्रह की, सौरमंडल में सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो वो है बुध, है ना। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो ये है बृहस्पति, है ना। सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो ये है बृहस्पति। तो आपको इतना याद रखना है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, ये भी आपको याद रखना है ना। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो मैं बता दूं कि परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा जो कि समाप्त होने वाला है या जिससे प्रदूषण होता है उसे हम परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जो भी ऊर्जा समाप्त होने वाला है, जैसे कि बात करें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये कैसे हैं? जीवाश्म ईंधन है ना। ये जीवाश्म ईंधन है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये परंपरागत ऊर्जा, क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे जो आने वाले वर्षों में हैं। आज से लगभग बात करें तो 100 वर्षों बाद या 150 वर्षों बाद ये सभी ईंधन समाप्त हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जब इनका निर्माण हुआ था तो ये पृथ्वी के हलचल, आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी के अंदर हलचल हुई थी, जिसके कारण से अनेक वनस्पति और जीव जंतु अंदर दब गए, है ना। तो इस कारण से क्या है, दबने के कारण उनको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हुई, O2 की पूर्ति नहीं हुई, जिसके कारण से ये सभी क्या है, एक ईंधन में परिवर्तित हो गई। O2 क्या करते हैं? O2 किसी भी चीज़ को जला देता है। अगर O2 मिल जाता तो ये सभी चीज़ें क्या है, बेकार हो जाती है ना। मतलब ये हानि पहुंचा देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि O2 अगर लोहा भी अगर पड़ा रहता है खुला में तो क्या है, उसको जंग कर देता है ना, जंग लगा देता है O2, है ना। तो ये O2 क्या हानिकारक है। तो इस कारण से क्या है, कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन को क्या है, इसको O2 प्राप्त नहीं होने के कारण क्या हुआ, क्योंकि सभी चीज़ें दब गई अंदर में, तो इसको O2 प्राप्त नहीं हुआ, है ना। इन ईंधनों को O2 प्राप्त नहीं हुआ, तो फलस्वरूप ये क्या है, जीवाश्म ईंधन हमें प्राप्त हुआ, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। लेकिन अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत को क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, है ना। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में शामिल होते हैं, है ना। तो ये कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना। तो आपको ये याद रखना है ना। और गैर परंपरागत में और क्या आ जाएगा? पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा आ जाएंगे, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी फैक्ट्स, आपको जितने भी मैंने बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।